जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। आज इस लाइव में हम बात करेंगे खास तौर पर कि झारखंड, बंगाल और बिहार ये कोरोना वायरस के नए सेंटर के तौर पर उभर रहे हैं, ऐसा कहना है एक प्रतिष्ठित मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का। इस पर हम बात करेंगे और एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी है अयोध्या में एक साधु की मौत की, उस पर बात करेंगे। और उससे पहले एक बहुत ही दुखद खबर है, वो है कि ऋषि कपूर नहीं रहे, वो हमारे बीच नहीं है। उनको बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि। इसके अलावा अनब्रेकिंग सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए। तो आइए आगे बात शुरू करते हैं। जो मैंने कहा कि बंगाल, बिहार और झारखंड, जो माना जा रहा है कि अब देश में जैसे अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली, एक हद तक ये इन जगहों पर बहुत तेजी से मामले बढ़े थे, बहुत तेजी से केसेस बढ़े थे। जैसे महाराष्ट्र में 10,000 के आसपास केसेस पहुंच चुके हैं और 7,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं सिर्फ मुंबई में। इसी तरह से अहमदाबाद में 2,500 से ज्यादा केसेस पहुंच चुके हैं। और मध्य प्रदेश में बात करें तो 1,500 के आसपास इंदौर में अकेले केसेस पहुंच चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है, और ये स्टडी है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की। इनका ये कहना है कि जो कंप्यूटर मॉडलिंग से जो एनालिसिस ये लोग कर रहे हैं, यहाँ के जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाल, बिहार और झारखंड, जिनमें अभी तक जो टोटल केसेज आए हैं वो 1,200 से ही कम है कुल मिलाकर के। लेकिन जो अब आगे दिख रहा है, जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं और इस कंप्यूटर मॉडल से जो निकल के आ रहा है, उसमें ये निकल के आ रहा है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर केसेज बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो और उसकी वजह उन्होंने रिप्रोडक्शन नंबर निकाला है कि कहाँ का रिप्रोडक्शन नंबर क्या है। तो जैसे अभी कल तक बंगाल में 696 कंफर्म केसेस थे, बिहार में 383 और झारखंड में 107। इन सबको अगर मिला लें तो ये 4% भी नेशनल केसेस का 4% से भी कम बैठता है। लेकिन और दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र, गुजरात और सिर्फ इनको मिला लें तो ये 40% से ज्यादा पहुंचता है। तो ऐसे में फिगर्स देखने में ये लग सकता है कि बंगाल, बिहार, झारखंड ऐसी जगह हैं जो अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, जहां पर तेजी से चीजें नहीं बढ़ रही। लेकिन एक और डेटा जब आप बात करेंगे तो एक चीज तो ये कि जो अभी तक जो टेस्ट हुए हैं कुल मिलाकर के, पहले उनको कंपेयर कर लेते हैं। पूरे देश में 7,70,000 के आसपास टोटल कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसमें 33,000, जो मतलब जो संख्या मैं बता रहा हूं, जो संख्या अभी आई है, इतने पॉजिटिव पाए गए हैं 33,062। और इन 3 राज्यों में कुल मिलाकर के 25,000 ही टेस्ट हुए हैं, कुल मिलाकर के 25,000 टेस्ट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां टेस्टिंग भी बहुत कम है, और टेस्टिंग कम होने की वजह से भी जो केसेस दिख रहे हैं वो कम दिख रहे हैं। आबादी के अनुपात में अगर करें तो इन 3 राज्यों की आप मिला करके जो आबादी है वो करीब बैठेगी 25 करोड़। तो 140-138 करोड़ के देश में 25 करोड़ की आबादी, मतलब करीब 17%, 16% हो गई। और 7,70,000 जो टेस्ट हुए हैं टोटल, उसमें इस 16-17% आबादी में सिर्फ 25,000 टेस्ट हुए, जो 5% से भी कम है, बहुत कम है।
तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। और यही बात दूसरे अपने जो ये कंप्यूटर मॉडलिंग जो की है चेन्नई इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ने, सीएमआई ने, तो उसने जो की है, उनका कहना है कि जो आप ये जो होता है ना कि एक आदमी से कितने लोगों तक फैलेगा, अगर इसकी एनालिसिस की जाए, रिप्रोडक्शन नंबर, इसकी एनालिसिस की जाए, तो निकल के आता है कि ये 3 राज्य सबसे ज्यादा वल्नरेबल इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहां देश में ये रिप्रोडक्शन नंबर, जो नेशनल रिप्रोडक्शन नंबर है, वो लॉकडाउन से पहले था 1.83 और अब इस समय है 1.29। मतलब 20 से 27 अप्रैल का जो पीरियड है, इस दौरान जब निकाला गया तो 1.29 है। पहले आप ये समझ लीजिए कि रिप्रोडक्शन नंबर क्या होता है। रिप्रोडक्शन नंबर का मतलब हुआ 1.83 का मतलब हुआ कि 100 कोरोना पॉजिटिव केसेस से 183 कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं लोग। मतलब अगर 100 पाए गए हैं तो उनसे 183 फैला होगा। ऐसे ही ये जैसे आप निकाल रहे हैं कि भाई लॉकडाउन में इतना कम हो गया, तो जो पहले 183 था, 100 से 183 फैलता था, वो अब 100 से 129 हो गया है। लेकिन बंगाल में ये रिप्रोडक्शन नंबर 1.52 है। मतलब 100 कोरोना पॉजिटिव लोगों से 152 लोगों को कोरोना संक्रमण होने की आसार है। और ये संख्या बिहार में और ज्यादा है। बिहार में 2.03 है। मतलब बिहार में 100 कोरोना पॉजिटिव, 203 कोरोना पॉजिटिव मतलब को संक्रमण, 203 लोगों को संक्रमण फैला सकते हैं। और झारखंड में यह जो नंबर है वो 1.87 है। मतलब 100 लोग जो हैं, 100 कोरोना पॉजिटिव, जैसे अपने यहाँ 107 है अभी, तो ये 107 में हर एक ने 1.87 या इनमें से 100 ने 187 लोगों को संक्रमण दिया होगा और उन 187 लोगों फिर 100 पे आप देख लीजिए। तो ऐसे करके ये संख्या आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, ऐसा कहना है आपके चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का। और इनका यह भी कहना है कि 4 ही स्टेट, ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश ये कंसिस्टेंट राइज दिखा रहे थे देन अ वीक, लेकिन पता नहीं किस वजह से इन जगहों पर, खासतौर पे बंगाल में, ऐसा लग रहा था कर्व फ्लैटन हो गया है। लेकिन जब वहां पर ये जो तरीका है कोरोना पॉजिटिव का दर्ज करने का, मौत दर्ज करने का, मरीज दर्ज करने का, वो जब बदले तो वहां पर संख्या बढ़ने लगी। तो ये एक चिंता की बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। ये स्टडी मैंने एक देखी थी। अब आगे देखते हैं, आप लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं, फिर दूसरी बात पर आते हैं। और आपके कमेंट्स तो कुछ ऐसा नहीं है। मुइनुद्दीन सफी साहब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। ये अब्दुल जब्बार खान साहब अपना मेल डाल रहे हैं, ठीक है, अब्दुल जब्बार खान @gmail। नवंबर शेख सर्वे महाराष्ट्र से, यहाँ पर 7-8 जिलों में ही कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। जी, वो बात तो सही, और सबसे ज्यादा मुंबई और पूना में है। रशीद अहमद हेलो, हेलो साहब। तो कोई नया इसमें अभी तक कोई मतलब ऐसा कमेंट नहीं है जिस पे अपन बात की जाए, तो बेहतर होगा कि हम अपनी अगली बात पर बढ़ें। और मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर लूंगा आप लोगों से, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, कि आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस लाइव को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त अगर शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि ज्यादा लोग इस शो में आ सके और अनब्रेकिंग प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सके। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला था अयोध्या की। अयोध्या में एक साधु की मौत की।
और वो कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पालघर से लेकर बुलंदशहर तक हर बात पर, हर जगह जो अपराध हैं, जो आपराधिक घटनाएं कृत्य हुए हैं, उनको राजनीतिक रंग देने की कोशिश खूब जबरदस्त तरीके से हुई। और तब कहाँ तू कहाँ था, तब तू कहाँ था टाइप ये चीजें, और ये साजिश कि साहब हिंदू साधु संतों को मारने की साजिश चल रही है। 28 तारीख को विश्व हिंदू परिषद ने सब जगह घंटियां दिया जलाया और घंटियां बजवाई पालघर के साधुओं को लेकर के। ठीक है, श्रद्धांजलि आप दीजिए, लेकिन जिस तरह का माहौल इनसे बनाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। जो मैं अब किस्सा बताने जा रहा हूं, जो कहानी बताने जा रहा हूं, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, हृदय विदारक कहानी है। लेकिन इस कहानी पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो ट्विटरबाज लोग हैं, उनका हृदय नहीं पसीजा, उनका जो ट्विटर हैंडल है वो नहीं हिला, और ना ही उनकी पार्टियों को कोई, या वो जिस समूह को सपोर्ट करते हैं उन समूहों में कोई हलचल हुई। ऊपर से प्रशासन के स्तर पे मामले को रफा दफा करने के सारी लिखत पढ़त कर दी गई। तो ये कहानी है अयोध्या में एक फोटो सामने आई। उस फोटो में सरयू के किनारे वहां पर एक घाट है, चौधरी चरण सिंह घाट। उस पे 80 साल के एक बूढ़े साधु की भूख से मौत हो गई, और उसका फोटो जो रेत में पड़ा हुआ है, उसका फोटो सामने आया। और ये खबर हम आपको एक बहुत ऑथेंटिक साइट है जनचौक, जो कुछ बहुत ही प्रतिबद्ध लोग चलाते हैं, वहां से हम दे रहे हैं। और हर चीज का इसमें प्रूफ दिया हुआ है, हर चीज का साक्ष्य दिया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जो बूढ़ा साधु है वो कई दिन से बीमार चल रहा था। उसका हालचाल लेने के लिए ना स्थानीय प्रशासन आया, ना जो ये लोग लंच पैकेट बांटते रहते हैं और राशन बांटते रहते हैं, इस तरह के जो सो कॉल्ड समाज सेवी हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो खाने पीने का इंतजाम करती रहती हैं, ये कोई भी नहीं आया। और बीमार हालत में बीमार भी था और उसको खाना भी नहीं मिला था। तो उसने कल बुधवार को दम तोड़ दिया। और इस पर जो है साइट ने बात की उसी घाट पर फूल बेचने वाले स्कंद दास से। स्कंद दास ने यह बताया कि 6 दिन से साधु भूखा था और बीमार भी था, और वो वहीं पड़े हुए थे 6 दिन से, हिलडुल नहीं रहे थे। और उसी भूख और बीमारी से, बीमारी भी थी और भूख भी थी, दोनों से वो फिर आगे अपने को मतलब चला नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव, वहां के एक पत्रकार ने ये बताया इस साइट को कि मतलब कल सुबह तक उनका शव रेत में ही पड़ा था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। और जब आसपास के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों ने उस शव को उठाकर सरयू नदी में फेंक दिया है, और ऐसा इसलिए किया गया जिसमें किसी कुछ खबर ना हो और हल्ला ना मचे, और पोस्टमार्टम भी ना करना पड़े। पोस्टमार्टम करना पड़ता तो इशू बनता, तो इसलिए पुलिस ने उसको सरयू नदी में फेंक दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये बात सामने आने लगी तो फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों से वो लिखवा लिए, प्रशासन ने कुछ लोगों से एप्लीकेशन लिखवा ली, और वो एप्लीकेशन उनके चेले और उस तरह के लोगों के जिनमें अंगूठे लगे हुए हैं, जो कहा जा रहा है कि वो पढ़ना लिखना नहीं आता है। इनका ये मतलब जो आगे कहानी बढ़ती है वो कहानी ये कि सीओ सिटी ने कहा, सीओ सिटी से जब उन्होंने बात की अरविंद चौरसिया जी से, तो उन्होंने कहा वो इलाका उनके क्षेत्र में नहीं आता है। जब इंस्पेक्टर से बात की तो इंस्पेक्टर ने कहा मामले की सूचना पुलिस को है, उसकी जांच की जा रही है। और एक साधु का चेला कहने वाले दीपक गुप्ता ने बताया कि साधु जो है 1 महीने से बीमार थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, और जो रात को पानी बरसा उसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर आई थी और उसने पंचनामा कर दिया, ये उन्होंने कहा।
अब यहीं से संदेह की शुरू होता है मामला। फिर क्या हुआ, इन्होंने आगे तहकीकात की तो 2 तहरीरें मिली। तो पहली जो है उससे साधु का नाम पता चला। साधु का नाम है विष्णुदास, उम्र 80 साल, और विष्णुदास का चेला बताने वाले सुखदेव गिरी के अंगूठे के निशान उस पे लगे हुए हैं। और तहरीर जो है, जो एप्लीकेशन लिखी हुई है, वो बहुत ही साफ साफ तौर पर लिखी हुई है और साफ भाषा है, उसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, कानूनी रूप से बिल्कुल दुरुस्त भाषा है। और ये इस तरह की, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं कि श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या, निवेदन है कि प्रार्थी सुखदेव गिरी चेला जी महाराज प्रेमगिरी सरयू तट के कच्चा घाट पर रहकर पूजा पाठ करता है। आज दिनांक 29/4 को समय करीब 10 बजे सुबह हमारे साथ रहने वाले साधु विष्णुदास, जिनकी उम्र 80 वर्ष की थी, स्वाभाविक मृत्यु हो गई। हम लोगों ने साधु रीत रिवाज के अनुसार विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया तथा हम लोगों को पूरे दिन में करीब 6 से 7 बार खाना मिलता है। हम लोगों को खाने की कोई समस्या नहीं है। स्थानीय पुलिस भी हम लोगों का भरपूर सहयोग करती है। आज हम लोगों को पता चला कि कोई मतलब जो समाचार ग्रुप 5 समाचार पोर्टल, वहां का लोकल समाचार पोर्टल है, के संचालक तुफैल एवं रिपोर्टर स्कंद दास और दिलीप मौर्य एवं इंडियन टाइम समाचार के गलत रूप में समाचार चलाकर साधु समाज की बेइज्जती कर रहा है और पूरे देश में गलत अफवाह फैला रहा है, जिससे साधुओं की छवि धूमिल हो रही है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। सुखदेव गिरी चेला, इनके अंगूठे लगे हुए और 3-4 लोगों के अंगूठे लगे हुए हैं। एक तो ये आया कि भाई ये जिन लोगों ने खबर बताई इनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा जो है, डायरी के पन्ने पर एक और, जिसमें 4 लोगों के नाम हैं, सुखदेव गिरी, सोमनाथ, परमेश्वर दास और सीताराम, अंगूठे के निशान हैं। इसमें यह कहा गया है, सेवा में श्रीमान चौकी इंचार्ज नया घाट कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या महोदय, सादर अवगत कराना है कि कच्चा घाट बारादरी के पीछे झोपड़पट्टी के पास एक वृद्ध साधु जिसका नाम विष्णुदास पता अज्ञात की स्वाभाविक मृत्यु हो गई है, जिसकी हम सभी साधु लोग साधु रीत रिवाज से जल प्रवाह करने वाले हैं, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते हैं। सूचनार्थ आपको लिखित में दे दिया, जो हो रहा है, जो जा रहा है कि वक्त पर काम आए। अब सोचिए पहले ये सारी चीजें क्या है, और ये स्वाभाविक मृत्यु लिखा जाता है क्या इस तरह के? ये एक कानूनी भाषा है कि स्वाभाविक मृत्यु हुई है, और इस सबको देने की क्या जरूरत है कि पोस्टमार्टम नहीं करना चाहते हैं? ये सही है, सूचना था आपको जिसमें वक्त पर काम आए। वक्त पर काम आए मतलब क्या कोई साजिश हो रही है? इसी से ये बूझ आ रही है कि इसमें देखिए किस तरह से पुलिस ने कहानी की है। अब सवाल ये है कि वहां मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और जो पार्टी सरकार में है वो सबसे ज्यादा हिंदू की बात करती है, और उनके जो आईटी सेल वगैरह और प्रवक्ता वगैरह हैं, वो सारे लोग सब चीजों पर दौड़ के ऐसे नोचने लगते हैं कि मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं वो, और क्या हो गया है। ऐसे में ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और ये बात इसका पर्दाफाश करती है कि जो लोग ये हिंदू हितों की बात करते हैं और हिंदुओं की बात करते हैं, साधुओं की बात करते हैं, वो कितने सच्चाई के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ ये बात करते हैं, या इनके पीछे इनका कोई स्वार्थ है। क्योंकि ये जो साधु थे 80 साल के, जिनकी डेथ हो गई, इन इन ऐसे साधु अयोध्या में बहुत सारे घूम रहे होंगे, दूसरी जगहों पे घूम रहे होंगे, लेकिन उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जो है एक अलग तरह अपना, उनको बहुत ज्यादा किसी चीज से बहुत मतलब नहीं है। वो इन लोगों के काम नहीं आ सकते हैं, वो किसी ऑर्गेनाइज्ड आश्रम और इस सबसे नहीं जुड़े हुए हैं जिससे कि उसको एक राजनीतिक रंग देने में मदद मिले, इसलिए ये सब नहीं होता है। तो आज की बात मैं यहीं खत्म करता हूं, और कमेंट्स देख लेते हैं एक बार। कमेंट्स कुछ नए वैसे हैं नहीं। वीना जी जय हिंद बोल रही, जय हिंद। नौमार शेख सर, साधु की मौत और भुखमरी के कारण ये बहुत ही शर्म वाली बात है। जी बिल्कुल शर्म वाली बात है, और साधु की मौत ही नहीं, किसी की भी भुखमरी के कारण अपने देश में मौत, जब हम कहें कि हमारे गोदाम भरे हुए हैं
और अन्न की कमी नहीं है, उस समय देश में अगर भूख से मौत होती है या भूख की वजह से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और ये साधु की मौत इसलिए भी इस साधु की मौत की कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि जिसमें ये चीज इसमें सामने आती है इस कहानी से कि जो लोग साधु साधु करके और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो कितने खोखले लोग हैं। उनका साधुओं से कोई लेना देना नहीं, उनका सिर्फ अपनी राजनीति और अपने स्वार्थों से लेना देना है। और इसलिए अगर ऐसा होता कि साधु समाज की बेहतरी और साधु समाज से वो चिंतित होते, उसको लेकर के चिंतित होते, उनके प्रति उनका बहुत स्नेह होता, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जिनका एक तरह से पूरी एक्टिविटी का केंद्र ही अयोध्या रहता है, अयोध्या उनका ऐसी जगह है जो एक तरह से ब्रांडिंग का काम करती है योगी आदित्यनाथ जी का, उस जगह पर भी साधुओं की ये हालत हो, इससे ये खोखलापन नजर आता है। तो यहीं पर बात खत्म करते हैं, और बात खत्म करने से पहले आपसे एक बार फिर आग्रह कर लूं, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारा लाइव चर्चा अच्छी लगती है, तो आप इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप पर अपने अधिकतर जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए। साथ में ये कमेंट लिखना मत भूलिए, अपनी राय लिखना मत भूलिए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और इस वीडियो को क्यों देखा जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ये जो हमारा अनब्रेकिंग लाइव ये चलता है, जो एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो कम्युनिटी अपनी बन रही है, ये कम्युनिटी बड़ी होती जाएगी, और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स अनब्रेकिंग के होंगे, उतने ही ज्यादा लोग इन बातचीत में शामिल होंगे, इन बातचीतों में शामिल होंगे, तो उस बात का इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। हम यहाँ बिल्कुल, मैंने कल भी ये बात स्पष्ट की थी, आज फिर कर रहा हूं कि हम ये चाहते हैं तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के जो सोच है, वो यहाँ पर आपस में संवाद करे, और उस संवाद, ऐसा संवाद होगा, स्वस्थ संवाद, तो फिर चीजें बेहतर होंगी ही। तो इसलिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी अनब्रेकिंग कम्युनिटी बड़ी हो और जो बातें हम लोग करते हैं उसमें ज्यादा लोग शामिल हो सके। ज्यादा लोग शामिल होंगे तो इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोग अपना ध्यान रखिए। कोरोना के समय में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सरकार ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं हम सबके लिए, और जो एक स्वाभाविक तौर पर जो एहतियात हमें बरतने चाहिए, उनमें कोई कोताही ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।